हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पढ़ाने वाली हूँ पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी मैं ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे बाल विकास में आपका अधिगम का टॉपिक जो है अधिगम के सिद्धांतों का टॉपिक लेकर चल रही हूँ और उसको क्लियर कर रही हूँ। तो मैंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ा दिया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत और उनके नियम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले पावलोव के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। आईपी पावलोव, देखिए इनका पूरा नाम था आईपी पावलोव, यानी कि इवान पेट्रोविच पावलोव, है ना। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे या रूसी मनोवैज्ञानिक थे और ये कहा जा सकता है कि इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में बहुत अधिक अध्ययन किया था और इन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो किस प्रकार दिया था कि दही के जो पाचन की क्रिया होती है उसका विश्लेषण करके इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत दिया था, है ना। इन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसको 1900 में उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया था और 1904 में इन्हें इनके सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, यानी कि इनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और उनके इसी सिद्धांत के लिए उनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पावलोव ने अपने सिद्धांत का नाम क्या बताया? अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया, है ना। और इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो एक कुत्ते पर किया था, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन्होंने इनका प्रयोग क्या था। और इन्होंने कहा कि उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है ना। आगे हम पढ़ेंगे सिद्धांत में कि क्यों इन्होंने कहा कि ये एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया है जो किस प्रकार की है? अनुकूलित अनुक्रिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सिद्धांत की तरफ। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया, है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? एक कुत्ते पे किया था और उनका जो ये प्रयोग है उसको इन्होंने 3 चरणों में पूरा किया, है ना। तो पहला चरण जो है उसमें इन्होंने क्या किया, जो कुत्ता था उसके सामने जो है इन्होंने भोजन प्रस्तुत किया और जैसे ही ये भोजन प्रस्तुत करते हैं तो क्या देखते हैं कि कुत्ते के मुंह में जो है वो लार आने लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट चरण में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले भोजन की बजाय एक घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद जो है उस कुत्ते को भोजन दिया, ठीक है। तीसरे चरण में उन्होंने क्या देखा कि जब वो बहुत बार, दूसरा चरण उन्होंने कई बार जारी रखा, उन्होंने घंटी बजाई फिर भोजन दिया, है ना, फिर घंटी बजाई फिर भोजन दिया। देखिए पहले स्टेज में क्या था, जैसे ही भोजन कुत्ते के सामने आता है कुत्ता जो है लार टपकाता है और ये स्वाभाविक था कि कुत्ता जो है अगर भोजन को देखेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो एक अनुक्रिया करता है लार टपकाने की, है ना। फिर घंटी बजाना, अगर आप ऐसे ही घंटी बजाओ, है ना, तो कुत्ते के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बार बार जब पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई, उसके तुरंत बाद भोजन दिया कुत्ते को, तो कुत्ता जो है उस घंटी से संबद्ध हो गया। उसने समझा जब घंटी बजेगी तब मुझे भोजन मिलेगा। तो तीसरे चरण में क्या देखा उन्होंने कि जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो गई, बट ये तुरंत नहीं हुआ, कुछ दिन बाद हुआ जब बार बार ऐसा किया जाने लगा, है ना। तो वो जो कुत्ता था वो संबद्ध हो गया घंटी से और जैसे ही घंटी बजती थी उसको पता था कि भोजन आने वाला है तो उसके मुंह में लार आने लगती थी, ठीक है। तो घंटी बजाने के बाद उसे भोजन मिलता है या उसको समझ में आ गया था, है ना, यानी कि उसने अपने आप को अनुबद्ध कर लिया था, एक अनुबंधन स्थापित हो गया था किसमें? घंटी और भोजन के बीच में, है ना, सॉरी, घंटी और उसकी जो लार आने की क्रिया है उसके बीच में अनुबंधन हो गया था, है ना। इसी वजह से देखिए यहाँ पे जो भोजन है वो एक स्वाभाविक उद्दीपन है ना। स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि जिसको देखकर वो अनुक्रिया करता है, ठीक है, जिसको देखकर वो अनुक्रिया करता है। फिर एक अस्वाभाविक उद्दीपन है घंटी, जो घंटी है अस्वाभाविक उद्दीपन है और लार का आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि जब उसको भोजन दिया जाता था तब वो कैसी अनुक्रिया करता था? स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि लार का आना। फिर जब उसको अस्वाभाविक उद्दीपन दिया गया यानी कि घंटी, तो उसने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की,
है ना, जो अस्वाभाविक उद्दीपन है उसके प्रति उसने कोई अनुक्रिया नहीं की। लेकिन जब बार बार ऐसा किया गया तो क्या हुआ, वो संबद्ध हो गया, है ना। घंटी की आवाज़ जब उसको सुनाई देती थी, उसको पता था उसको भोजन मिलेगा, तो वो संबद्ध हो गए हैं। यानी कि जब दोनों को एक साथ दिया जाने लगा, भोजन प्लस घंटी को जब एक साथ दिया जाने लगा, तब उसने यही क्रिया स्वाभाविक अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आई होप उनका ये जो सिद्धांत था, है ना, सॉरी जो प्रयोग था सिद्धांत का, ये तो आपको समझ में आया होगा। तो इससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, यदि लंबे समय तक अस्वाभाविक उद्दीपन तथा स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। यानी कि जब बार बार लंबे टाइम तक उसको स्वाभाविक उद्दीपन के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपन दिया जाए, यानी हम अगर सिद्धांत अपने प्रयोग के आधार पर समझें तो अगर उसको भोजन दिया जाए, है ना, अगर उसको भोजन दिया जाता है तो वो क्या होता है, आपका स्वाभाविक उद्दीपक होता है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ उसको अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए, यानी कि उसके साथ साथ उसको घंटी दी जाए, तो क्या होता है, लार का आना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यानी कि चाहे लंबे समय तक उसको स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन यदि एक साथ दिया जाए तो वो कैसी अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया वो स्वाभाविक ही करता है। यही निष्कर्ष निकाला पावलाव ने अपने इस सिद्धांत में, और क्योंकि इसमें क्रियाएं संबद्ध है एक दूसरे से, इसलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। ठीक है, आई होप आपको उनका ये सिद्धांत समझ में आया होगा। ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले उसे स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया, यानी कि भोजन दिया गया, तो उसने कैसी अनुक्रिया की, स्वाभाविक अनुक्रिया की, या लार का आना जो है उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया थी। ठीक है, यूसीएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, और यूसीआर यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कह सकते हैं, या स्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। तो जब भोजन दिया गया तो उसने क्या किया, लार, है ना, उसकी लार आना शुरू हुई। फिर जब अस्वाभाविक उद्दीपक दिया गया तो लार का आना तब भी हुआ, है ना। अस्वाभाविक उद्दीपक और भोजन जब एक साथ दिया गया, यानी कि घंटी बजाई गई, फिर उसको तुरंत घंटी बजाने के तुरंत बाद उसको भोजन दिया गया, तब भी उसने क्या किया, लार उसकी आई कुत्ते की। ठीक, फिर अस्वाभाविक उद्दीपक, है ना, जो घंटी बजाना था वो किससे संबद्ध हो गया, है ना, वो संबद्ध हो गया उसका स्वाभाविक अनुक्रिया से, है ना, आपस में संबंधित हो गए भोजन और घंटी, है ना, कि घंटी जब बजेगी तब जो है उसका भोजन आएगा, है ना। तो इस तरह से वो क्या हो गया, संबद्ध हो गया, तो उसको पता चल गया कि घंटी बजाने के बाद उसको भोजन मिलेगा, इसलिए उसकी अनुक्रिया भी स्वाभाविक थी, लार का आना, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो है स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो स्वाभाविक अनुक्रिया से संबंधित होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा चार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वॉटसन जो थे, इन्होंने पावलाव के समर्थन में अपना एक सिद्धांत दिया था, है ना। वॉटसन थे, इन्होंने पावलाव के समर्थन में जो सिद्धांत दिया, जो वॉटसन थे उन्होंने 1920 में यह प्रयोग किया, है ना। और इस प्रयोग, यह जो प्रयोग था वो वॉटसन ने अपने 11 माह के पुत्र पर ही किया था, अपनी पत्नी रैनर के साथ मिलकर, है ना। तो उनके पुत्र का नाम था एल्बर्ट। ठीक है, तो देखते हैं उनका क्या प्रयोग था। जो एल्बर्ट थे, उन्होंने अपने बच्चे के सामने बालों वाला खिलौना, यानी कि आपने टेडी सुना होगा, जो उन बालों वाला खिलौना, है ना, उसने वॉटसन ने अपने बच्चे के सामने, एल्बर्ट के सामने क्या रखा, एक बालों वाला खिलौना, और उस टेडी के साथ, उस बालों वाले खिलौने के साथ उन्होंने क्या किया, एक विचित्र प्रकार की ध्वनि को जोड़ दिया, है ना, कि जैसे ही वो टेडी को देखेगा या छुएगा तो उसके साथ एक ध्वनि निकलेगी, विचित्र प्रकार की डरावनी ध्वनि। तो जैसे ही बच्चे के समक्ष वह ध्वनि प्रस्तुत होती है तो बच्चा डर जाता है ना। यानी कि उसने क्या समझा कि जो टेडी बियर है उससे जो ध्वनि निकल रही है ना, यानी कि ये टेडी बियर को हम छुएंगे या ये मेरे सामने जब भी आएगा तो इसमें से एक डरावनी ध्वनि निकलेगी, और वो बच्चा डर जाता था, है ना। तो वो क्या हो गया, जो बच्चा था वो अनुबद्ध हो गया। कैसे, उस डरावनी आवाज़ से वो बच्चा डर रहा था तो वो अनुबद्ध हो गया आपस में, है ना। तो जैसे ही वो कभी भी किसी भी टेडी को देखे, भले ही वो
आवाज़ वाला टेडी बियर ना हो जो उसको दिखाया गया था डराने के लिए, भले ही वो टेडी बियर ना हो, बट वो जब भी टेडी बियर देखता तो उसको रोना आता था। यानी कि वो अनुबद्ध हो गया उस टेडी बियर और उस आवाज़ से, और उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही करता था, और वो स्वाभाविक अनुक्रिया थी रोना। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? बालों वाला खिलौना, और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? विचित्र प्रकार की ध्वनि। जब इन दोनों को जोड़कर उसको दिया गया तो उसने एक अनुक्रिया की, स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसको डर, है ना, जो डर था उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की। ठीक, तो क्या हुआ? अनुबद्ध हो गया वो विचित्र प्रकार की ध्वनि से, है ना, और उसने अनुक्रिया की डरना, है ना। और जब उसको कभी भी टेडी बियर दिखता था तो उसको वही अनुबंधन हो गया था। इसी वजह से वो सिर्फ स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही करता था, है ना, और वो स्वाभाविक अनुक्रिया थी उसका रोना। तो वॉटसन ने अपना ये प्रयोग जो है वो पावलाव के सिद्धांत के समर्थन में दिया था। ठीक है, अब इनके पावलाव के सिद्धांत के कुछ नाम पढ़ेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि पावलाव का ये जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत पुराना है, इसलिए इसको शास्त्रीय नाम दिया गया है ना। और इंग्लिश में क्लासिकल या क्लासिकीय अनुबंधन का सिद्धांत नाम दिया गया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसमें आपका उद्दीपन और अनुक्रिया का जो संबंध है उसको दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या फिर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या इंग्लिश पावलाव का सिद्धांत डायरेक्टली। और सिक्स्थ है CR थ्योरी यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, है ना, अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये सारे नाम भी आपके टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में और बहुत सारे DSSB, PRT, TGT, PGT ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज़ में डायरेक्टली इन सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कक्षा शिक्षण में उपयोगिता क्या है इस सिद्धांत की, उसके बारे में। ठीक है, तो हर सिद्धांत की कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है, और ये हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमें इस टीचिंग लाइन में इन सिद्धांत को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि हम क्लासरूम में इन सिद्धांतों का उपयोग कर सकें, है ना। तो इस सिद्धांत से बालक में भय, प्रेम, घृणा के भावों को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स तो हम बच्चे में नहीं लेंगे, है ना, घृणा नहीं उत्पन्न करेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत भय और तो उत्पन्न करना ज़रूरी है, जिससे बच्चे जो है थोड़ा अनुशासित रहें, है ना, उनके अंदर प्रेम की भावना, है ना, ईमानदारी और ऐसे बहुत सारे नैतिक गुणों का विकास हम इस सिद्धांत के थ्रू कर सकते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा बालक को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। यानी कि इस सिद्धांत के ज़रिए आप उनको वातावरण में कैसे समायोजन करना है ये आप बच्चों को सिखा सकते हैं। यह सिद्धांत बालक में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करता है। यानी कि बच्चे के अंदर कोई आदत आपको डेवलप करनी है, अच्छी आदतें, है ना, समय की पाबंदी, समय पे आना, है ना, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतों को अगर आप बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं तो इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा अच्छा व्यवहार और अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। यानी कि किसी बच्चे को आपको अनुशासित रखना है, उसके व्यवहार को अच्छा बनाना है ना, आदर सत्कार की भावना उत्पन्न करनी है, तो इस सिद्धांत का प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। यह सिद्धांत मानसिक अथवा संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के उपचार में भी सर्वाधिक उपयोगी होता है। यानी कि मंद बुद्धि बालकों को जो है उनका उपचार करने में, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण के लिए यह सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स के थ्रू जो है हम इनके पावलाव का सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने हों वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए,
है ना। कोविड-19 चल रहा है, हम सभी जानते हैं स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, बट आगे हमें होप रखनी है कि आगे वैकेंसीज़ आएंगी, है ना, और हमें तैयारी करते रहना है, ठीक है। जब एग्ज़ाम आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो इस तरह से हमारी सफलता मिलने में थोड़ा संशय है। लेकिन आप अगर तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।